हेलो स्टूडेंट्स। जो बच्चे अभी सेमेस्टर 4 में हैं और एग्ज़ाम लिख रहे हैं, दो मेजर पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है, मेजर पेपर 6 और मेजर पेपर 7। और ये मेजर पेपर 8 है जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि मेजर पेपर 6 का जो हमने वीडियो बनाया था उससे क्वेश्चन आया, जैसा बच्चा कमेंट में लिख रहा है सब लोग। मेजर पेपर 7 का जो हमने वीडियो बनाया था उससे सारे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि कल के कमेंट में देख रहा हूँ कि लगातार बच्चे कमेंट करें कि सर आपके जो भी मॉडल सेट बनाए हुए थे उसी से क्वेश्चन आए हुए। तो तय मानिएगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी बाहर नहीं जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी मैच करेंगे। तो ये जो हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन बना रहे हैं इसको भी हम लोग PYQ के तर्ज पर बना रहे हैं। इसका 2 वीडियो जाएगा PYQ के तर्ज पर, इसको हम लोग 2 वीडियो में बांटेंगे। तो 2 वीडियो है, ये मेजर पेपर 8 है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जो अभी बीकॉम सेमेस्टर 4 में है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सर वीडियो को अगर आप देख रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा है, कमेंट भी कर रहे हो, तो आप इसको सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सके। और जितना हम लोग जल्दी से सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर, और जितना तेज़ी से ये सब्सक्राइबर बढ़ रहा है इस चैनल के ऊपर, हमको लग रहा है कि आने वाले समय में सारा का सारा चीज़ यहाँ पे कंटेंट हमको फ्री करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सब्सक्राइबर का बेस अच्छा खासा बढ़ा तो सारे कंटेंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, क्योंकि उसके लिए कोई चार्ज रहेगा नहीं। हम लोगों को अपने एप्लीकेशन के ऊपर पेड बैच लेना, लेकिन एग्जाम के समय में हमेशा हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, हर सेमेस्टर के लिए पढ़ाएंगे। तो भाई आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा व्यूज़ कर रहा है, कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए आप लोग, ताकि हमारा सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ जाए और हम लोगों को भी मज़ा आए, मोटिवेशन मिले। क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब हम लोग के लिए जो है वो गुरु दक्षिणा है, यही गुरु दक्षिणा है। अगर आप खुश हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा आपका एग्ज़ाम जा रहा है हमारे पढ़ाने के कारण, हमारे मदद करने के कारण, तो आपके तरफ से गुरु दक्षिणा के रूप में हमें सब्सक्राइबर और लाइक शेयर जरूर मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लोग को फ़ायदा हो सके। आप लोग का कॉलेज का प्राइवेट ग्रुप भी होता है, आप उसमें एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो सके। और इस चैनल के ऊपर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के ऊपर साइंस और आर्ट्स के भी बच्चों को जोड़िए, ताकि हम लोग कंप्लीट आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए जितने मेजर पेपर हैं और जितने माइनर पेपर हैं, जितने VAC पेपर है, जितने SEC पेपर है और जितने MDC पेपर है और जितना AEC पेपर है, सारा का प्रिपरेशन हम आपको करवा दें और बेहतर एग्ज़ाम आपका जाए। एग्ज़ाम के दिन आपको कहीं दायां बायां झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम आ गया तो यही याद रखना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग है ना, CWH यूनिवर्सिटी है ना, सारा सॉल्यूशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज कमेंट जरूर लिखिएगा इस वीडियो में कि पिछला एग्जाम मेजर पेपर 7 कैसा गया, वो आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमको दिखना चाहिए। तो इससे हम लोगों को माइनर पेपर का फिर वीडियो बनाने में मजा आएगा। क्योंकि आप जब कमेंट करके बताते हो कि एग्जाम में अच्छा सारा क्वेश्चन मैच किया, तभी तो हम प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अगर इसमें मैच कर रहा है तो इसमें कहाँ से आएगा, इसमें कहाँ से आएगा। तो क्वेश्चन फिल्टर करने के लिए हम लोगों को पीछे जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं उसका क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये जानना जरूरी है। अब हम क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जैसे आप बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं मैच किया ना, हम सिर्फ अपना स्ट्रेटजी बदल देंगे। हम समझ जाएंगे कि यूनिवर्सिटी इस बार इस पैटर्न से क्वेश्चन ही पूछ के ऐसे पूछ रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पूछने का एक प्लान होता है, और उस प्लान को हम लोग पकड़ लेते हैं, बस वही प्लान के अकॉर्डिंग आपको दे देते हैं। इसलिए हमें एक सेट दे रहे हैं उसी से आ रहा है, इसका मतलब थोड़ी हम लीक कर दिए हैं या क्वेश्चन पेपर हमको यूनिवर्सिटी को पहले दे दिया, नहीं, हमने प्लान बनाया। तो हम यूनिवर्सिटी के लूप होल्स उसको बोलते हैं, कमजोरी पकड़ लिए कि कहाँ से वो क्वेश्चन डालेगा, और ये सही बैठ रहा है। हो सकता है कि मेरा जो सेटिंग है, मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो सोच है वो सही ना बैठे, क्वेश्चन दूसरे पैटर्न से पूछ दे। तो जैसे ही दूसरे पैटर्न से पूछेगा हम भी गियर बदल लेंगे, हम भी गियर बदल लेंगे, हम भी उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो 2 से 3 पैटर्न है यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछने का, 3 तरीके हैं क्वेश्चन पूछने का, नहीं 3 जगह से क्वेश्चन सेट होता है। तो हम लोग जो आप सोच रहे हैं कि सतीश सर जो बोल रहे हैं वो याद आ रहा है, इसका मतलब है कि हम जो पैटर्न गैस किए वही पैटर्न से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन छपवाया है, इसलिए आ रहा है। हो सकता है कि हमारा जो गैस किया क्वेश्चन वो ना मिलता तो हम भी अपना स्ट्रेटजी बदलते, तुरंत गियर बदल लेते हैं हम। तो याद रखना इस चीज़ को। तो इस बार भी उम्मीद है कि 2022-26 का जो PYQ है इसी से क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन मैच करेगा, लेकिन सारा इससे मैच नहीं करेगा। हम लोग एक और सेट बनाएंगे, उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। तो 2 सेट हम लोग बताएंगे, 2 सेट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तय मानिएगा 2 सेट में से सारा का सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आपको लिखने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस PDF को मांगते हैं कि सर PDF हमको मिल जाना चाहिए, PDF मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कितना वीडियो को देख देख के रोक के लिखेंगे। तो चूंकि अब समय कम है, और समय कम होने के कारण दिक्कत क्या होता है ना कि PDF हम आपको एप्लीकेशन पे ही दे सकते हैं, और ऐप में हम लोग PDF देंगे तो वो पेड कोर्स के अंदर आ जाता है। तो क्यों अब 1-2 दिन के लिए पैसे वेस्ट करेंगे। इसलिए हम लोग मानते हैं कि PDF आप पेड कोर्स में हमारा रहता है सारा का सारा, वहाँ आप PDF खरीद सकते हैं। पहले खरीद लीजिएगा, जैसे सेमेस्टर 5 का PDF जो है वो पहले आप खरीदिएगा तो पढ़ भी पाइएगा, 50 रुपया लगेगा तो पढ़ भी पाइएगा। और यहाँ आप PDF अभी तुरंत में खरीद के कोई फायदा नहीं, वो वेस्ट होता है। इसलिए PDF
आपको यहीं से वीडियो में हम थोड़ा सा साइड हो जाएंगे और आप देख लीजिएगा स्क्रीन को, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं। 2 बार वीडियो देखिए, दिमाग में बात रहेगी और आप खुद भी उसको बना के लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स पूछा गया, ट्रू फॉल्स पूछा गया। अभी इस साल देखिए क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा, लेकिन ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं बाबू लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट मैंडेट दैट एलिजिबल एम्प्लॉय रिसीव अ बोनस। बोले बोनस भुगतान अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि योग्य कर्मचारी को बोनस मिलना चाहिए। यानी बोनस भुगतान अधिनियम में यह ऐसा लिखा हुआ है कि जो बढ़िया कर्मचारी, योग्य कर्मचारी, उसको बोनस मिलना चाहिए। तो आंसर है ट्रू, यस, ऐसा लिखा हुआ है कि जो बेहतर इंप्लॉय होंगे उनको बोनस मिलना चाहिए। सेकेंड है लेबर टर्नओवर इज हार्मफुल एंड कॉस्टली। लेबर टर्नओवर हानिकारक हो सकता है और महंगा हो सकता है। तो ये भी ट्रू है कि यस। कैसे? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है जितने वर्कर हमारे यहाँ आते हैं, मान लीजिए हम स्टाफ लाए 4 गो, 4 स्टाफ लाए, तब तक 2 गो छोड़ दिया। अरे भैया नया आदमी लाते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको सेट करते हैं, तब तक 2 पुराना छोड़ देता है। तो ऐसे अगर होते रहेगा कि हम लाएंगे और भागेगा, लाएंगे भागेगा, मतलब नया ला रहे हैं, इसको ट्रेन करें, पुराना छोड़ दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। क्या बोलते हैं? लेबर टर्नओवर। तो ये तो डेंजरस ना है। इसका मतलब हमारा फैक्ट्री जो है वो ट्रेनिंग सेंटर है, लाते हैं 6 महीने ट्रेन करते फिर भाग जाता है, लाते हैं 6 महीने ट्रेन करते फिर भाग जाता है। तो ये हमारे यहाँ हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, खतरनाक हो सकता है और कॉस्टली हो सकता है, महंगा हो सकता है। सबको ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा हम कर दे रहे हैं, ट्रेंड कर दे रहे हैं, उसके बाद निकल ले रहा है भाई। तो ये हमारा ट्रू है। तीसरा है रिट्रेंचमेंट रेफर्स टू व्हेन एन एम्प्लॉय चूज अ लीव द ऑर्गेनाइजेशन। छटनी का मतलब है जब कोई कर्मचारी संगठन छोड़ने का फैसला करता है। नहीं, कर्मचारी अगर छोड़ने का फैसला करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अपनी इच्छा से रिटायर हो रहा है। और छटनी बाबू, रिट्रेचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कंपनी भगा देती है वर्कर को, भगा देती, छांट देती, अपनी इच्छा से नहीं जाता है कंपनी छोड़ के। कर्मचारी अपनी कर्मचारी कंपनी छोड़ के अपनी इच्छा से नहीं जा रहा है, उसको कंपनी छांट दे रही है। छटनी का मतलब भगा दे रही है, ठीक है, छांट दे रही है, भागो यहाँ से। तो ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा से नहीं जाता, इसलिए आंसर होगा फॉल्स। कंपनी द्वारा भगाया जाता है, कंपनी द्वारा भगाया जाता है। छटनी का मतलब कंपनी भगा देती है वर्कर को, भागो यहाँ से। और कंपनी ऐसा काम कब करेगी? जब उसका सेल कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो कंपनी शुरू करती है छांटना कि भगाओ जो जो कोई आदमी है उसको। Every industrial relation system has 3 basic parties: एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड गवर्नमेंट। हर औद्योगिक संबंध प्रणाली में 3 बुनियादी पक्ष होते हैं। यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन में 3 पार्टी होते हैं। पहला पार्टी होता है कर्मचारी, दूसरा पार्टी होता है नियोक्ता और तीसरा पार्टी होता है सरकार। जी हाँ, किसी भी जगह पे इंडस्ट्रियल रिलेशन में 3 पार्टी होते हैं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और तीसरा पार्टी है गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और तीसरा पार्टी है गवर्नमेंट। आज हम किनारे रह के ही ज़्यादातर पढ़ाएंगे बाबू लोग, ताकि आप लोग आराम से स्क्रीन को देखें और कंप्लीट स्क्रीन आपके सामने दिखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्ट्राइक कैन बी बोथ आउटपुट एंड कन्वर्जन मैकेनिज्म इन द आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम फ्रेमवर्क। हड़ताल आईआर सिस्टम का, आईआर सिस्टम फ्रेमवर्क में आउटपुट और रूपांतरण तंत्र दोनों हो सकती है। यानी हड़ताल दोनों हो सकता है। बोलता है कि हमारे यहाँ आउटपुट फ्रेमवर्क भी हो सकता है, आउटपुट कन्वर्सन भी हो सकता है। जी हाँ, स्ट्राइक जो है 2 काम कर सकता है, या तो कुछ बदलाव लेकर आएगा, या तो कुछ बढ़िया आउटपुट लेकर आएगा, या तो कुछ बदलाव लेकर आएगा, या तो कुछ आउटपुट लेकर आएगा। हड़ताल करेंगे तो मालिक कुछ तो सोचेगा। तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसके अंदर हम लोगों को ट्रू फॉल्स के बारे में दिया था कि सही है या गलत है। अब हम लोगों को क्वेश्चन पूछता है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंध को परिभाषित कीजिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको HRM बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर, यानी वर्कर मैनेजमेंट। हम लोग पढ़ते हैं वर्कर मैनेजमेंट। तो भाई वर्कर को कैसे मैनेज करेंगे? आपके पास जो मैन पावर है, जो लेबर है, उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर, मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर। वही बात यहाँ लिखा है, मानव संसाधन प्रबंध किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को मैनेजमेंट करना है ताकि उनके लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। यानी जो हमारे पास काम करने वाले लोग हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे। मैनेज करने का मतलब है उनकी नियुक्ति कैसे करेंगे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, उनको ट्रेंड कैसे करेंगे, उनका प्लेसमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद उनका हम लोग सुपरविजन कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कैसे करेंगे, मोटिवेशन कैसे करेंगे, ताकि वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों के लिए काम कर सके, ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन उसका ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर सके। देखिए HRM में क्या करेंगे, बोलता है HRM क्या करता है? HRM डील करता है विद द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। HRM कर्मचारी की भर्ती करता है, मतलब कर्मचारी को लाता है और उसका चयन करता है। इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर।
एचआरएम के अंदर हम कर्मचारी को भर्ती करते हैं, उसका चयन करने के साथ साथ हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं। अब ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद उसको काम में लगा देते हैं। काम में लगाने के बाद बोलता है एचआरएम इंश्योर प्रॉपर वेजेज, उसको सही मजदूरी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, प्रेरणात्मक मजदूरी देते हैं, प्रेरणा देते हैं जिसमें बोनस है, एक्स्ट्रा पेमेंट है, रिवार्ड्स है, वो सब देते हैं। फिर उसको मोटिवेट करते हैं ताकि हम अपने व्यवसाय के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। तो बोलता है यह उचित वेतन, प्रोत्साहन और प्रेरणा सुनिश्चित करता है। यह उचित वेतन, प्रोत्साहन और प्रेरणा सुनिश्चित करता है। और एचआरएम का काम क्या है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का अच्छा रिलेशन हो सके, यानी कर्मचारी और मालिक के बीच में बेहतर संबंध हो सके। उसको निश्चित करता है कि कर्मचारी और मालिक में इतने बेहतर संबंध हो कि कभी भी विवाद ना हो, किसी तरह का हड़ताल तालाबंदी ना हो। इसलिए बेहतर रिलेशन रखने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। बेहतर काम मतलब बेहतर रिलेशन रखने का भी काम किसका है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट्स कि हमने ये जो पूरा बनाया है ये किसी गैस पेपर में नहीं मिलेगा। गैस पेपर का लैंग्वेज नहीं है। इतना इजी लैंग्वेज में आपको आंसर मिल रहा है कि आप गैस पेपर भूल जाओगे, है ना। हम लोग चाहते हैं कि अगले सेमेस्टर से आप गैस पेपर ही ना खरीदो। गैस पेपर खरीदने की जरूरत नहीं। आप 4 गैस पेपर 5 गैस पेपर खरीदते हो, 100-150 रुपया लगता है। उससे बेहतर है कि भाई 100 रुपये के अंदर हम ऐसा पीडीएफ बना के अगले साल पहले से ही अवेलेबल कर देंगे। ठीक है, पहले ही से ये आपको मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे मॉडल सेट। मॉडल सेट का एक बैच रहेगा और जैसे एग्जाम टाइम आएगा आपका बैच का फी, मेन बैच का भी फी कम कर देंगे। तो मेन बैच में भी आप इनरोल हो सकते हैं, उसी में मॉडल सेट डाला रहेगा। इस तरह का मॉडल सेट पहले से ही डाला रहेगा। आपको कोई गैस पेपर खरीदने की जरूरत नहीं। 20-20 रुपये जो गैस पेपर में आप खर्च करते हैं, 20-25-30 रुपया, वो खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पूरा प्रॉपर तरीके से और इतना आसान भाषा में है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसलिए गैस पेपर खरीदने से बेहतर है आप इस मॉडल सेट को खरीदिए, जहां से क्वेश्चन आने का 100% चांस होता है। गैस पेपर से कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है, कभी गैस पेपर धोखा दे देता है, कभी आ भी जाता है उससे। और गैस पेपर में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, नहीं समझ में आता है। और वहाँ हिंदी इंग्लिश नहीं रहता, या तो प्योर हिंदी रहता है या तो प्योर इंग्लिश रहता है। अब बच्चा को चाहिए बाइलिंगुअल, तो ये देखिए बाइलिंगुअल नोट्स है, ये प्योर गैस पेपर है आपके लिए। तो अगले बार से आप गैस पेपर छोड़ के आप इसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, संयुक्त प्रबंधन परिषद को परिभाषित कीजिए। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल क्या होता है? तो ध्यान रखना, जेएमसी इसको हम लोग बोलते हैं। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल होता है जब इंप्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में विवाद हो जाता है किसी कंपनी में, और होना ही है। क्या लगता है? कर्मचारी मालिक से खुश नहीं है और मालिक कर्मचारी से खुश नहीं है। कर्मचारी कहता है कि खूब खटवाता है, बढ़िया वेतन कहाँ दे रहा है, पैसा नहीं देता है, सुविधा नहीं देता है। एम्प्लॉयर क्या बोलता है? मालिक खाली पैसा लेता है, खटता नहीं सही से। दोनों अपने अपने जगह पे सही है और दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब विरोध थोड़ा मोड़ा है, खाली मुंह से बोला बोली हो रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब ये विरोध खतरनाक हो जाता है, एकदम मतलब स्थिति खराब हो जाती है कि इम्प्लॉई बोल रहा है कि नहीं काम करेंगे तो नहीं करेंगे, तालाबंदी कर दिया, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुतला फूक दे रहा है एम्प्लॉयर का। और एम्प्लॉयर भी बोला मेरा पुतला फूकेगा, हमको तुम जिंदे में जला देगा, तुमको हम बताते हैं, तुम लोग को हम हटा देंगे सबको नौकरी से। ये अलगे अड़ल है, ये अलगे अड़ल है, दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़ा है, दोनों एक दूसरे का सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जब इन दोनों का विवाद बहुत बढ़ जाता है तो इस विवाद को सलटाएगा कौन? इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? इस विवाद को सॉल्व कौन करेगा? तो इसके लिए हम लोग बनाए हैं ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल जेएमसी बना हुआ है। तो फिर ये विवाद जाएगा जेएमसी में, जहां पे इसके भी कुछ सदस्य हैं, यानी इम्प्लॉई में से कुछ लोग वहां बैठे रहते हैं और इम्प्लॉयर में से कुछ लोग बैठे होते हैं। यानी जीएमसी में कुछ सदस्य इसके भी होते हैं, कुछ इसके भी होते हैं। फिर वहां पे फैसला होगा कि ठीक है, इस तरह विवाद करने से तो कुछ होगा नहीं। अब मान लीजिए हम अड़ा हुआ है कि नहीं, मालिक जब तक नहीं आएगा, जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा हम काम नहीं करेंगे। अरे बोला कि हम माफ़ी मांगेंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे, ये लोग से माफ़ी मांगेंगे, दोनों अड़ा रहेगा तो एक महीने तक काम नहीं चलेगा, ऐसे ही विवाद चलता रहेगा। तो फिर ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल बीच में कूदता है कि ठीक है तुम लोग नहीं है तो हम बैठते हैं। ये मीटिंग बुलाएगा, दोनों आदमी को बुलाएगा, दोनों को बैठा के समझाएगा कि ऐसे करने से ना इंडस्ट्री का भला है और ना एम्प्लॉय का भला है। मान ली 1 महीना तक एम्प्लॉय बैठा हुआ है तो 1 महीना तक तो सैलरी नहीं मिला, तो घर कैसे चलाओगे तुम? इसको भी समझाता है, इसको भी समझाता है कि ऐसे अड़िए मत सर, और इसको समझाता है कि देखो अड़ के काम नहीं करा सकते हैं आप, ये लेबर है, लेकिन आप बोलिएगा उल्टा पलटा नहीं सुनेगा, काम करे प्यार से कराए। तो इसको भी समझाया, इसको भी समझाया, फिर दोनों को एक कंक्लूजन में लेकर आता है कि ठीक है अगर ऐसा है
तो कुछ बात इसका सुना जाता है, कुछ बात इसका सुना जाता है, और फाइनल अपना रिपोर्ट दिया जाता है। तो उसके लिए जो कमेटी बनती है वो ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी है, और हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्री में ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी बनानी जरूरी है। वही बात यहाँ लिखा है। संयुक्त प्रबंधन परिषद एक परामर्श दाता निकाय है, मतलब कंसल्टेंसी बॉडी है जो कंसल्टेंट देता है, जो सलाह देता है, जिसमें प्रबंध के और श्रमिक के दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यानी मैनेजमेंट के भी उसमें लोग रहेंगे और एम्प्लॉय के भी लोग रहेंगे। इसका उद्देश्य होता है आपसी सहयोग बढ़ाना, दोनों के बीच में सहयोग बढ़ाना, लड़ाई नहीं। लड़ाई होना रहता तब जेएमसी बने भी नहीं करता है। जेएमसी बना है लड़ाई को ठीक करने के लिए। तो आपसी सहयोग बढ़ाना, समझ बढ़ाना, दोनों एक दूसरे को समझे, ठीक है, एम्प्लॉय भी उसका दर्द समझे और ये भी इसका दर्द समझे, दोनों को दर्द है ना। तो एम्प्लॉय भी समझेगा, अगर एक कमाइयन रहा है तो मालिक कहाँ से देगा, अरे एम्प्लॉय भी समझेगा कि भाई वर्कर को भी तो घर चलाने में दिक्कत हो रहा है। दोनों एक दूसरे को समझे, और कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा देना, ताकि कार्यस्थल पर, वर्किंग प्लेस पे जितने भी मामले आते हैं उस दोनों मामले को दोनों पक्ष मिलकर आराम से निपटा सके। इसके लिए जेएमसी काम करता है, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल। अब चलिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है। द ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट कंसल्टेशन बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक जगह पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ पे दोनों आके अपनी अपनी बात रख सकते हैं और एक कंक्लूजन, एक विचार पर आगे बढ़ सकते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। जेएमसी है ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, वो क्या करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा बनाने में मदद करता है और रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, विवाद को कम करने में मदद करता है। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल क्या करता है, एक अच्छे औद्योगिक संबंध डेवलप करता है और क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, कॉन्फ्लिक्ट्स को, विवाद को कम करता है। इशू लाइक वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, वेलफेयर, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय, मतलब कोई भी जो कार्यस्थल पर वर्कर से संबंधित समस्याएं हैं उस समस्या का निपटारा करने में भी ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो मदद करता है। क्या समस्या है, तो इसमें कार्य परिस्थितियां, मान लीजिए जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है तो मास्क देना चाहिए, तो वहाँ वर्कर विरोध कर देते हैं हम नहीं काम करेंगे, तो फिर कंपनी उसको मास्क देती है। जो जो प्रॉपर इक्विपमेंट होता है वो देना होगा। तो वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए उस व्यक्ति का, उसके वेलफेयर के लिए काम करना है, वो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, कर्मचारियों का सजेशन, ये सारा चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो इसके लिए जेएमसी काम करती है। इसके लिए कौन काम करता है, जेएमसी, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल इसके लिए काम करता है। आगे लिखा है, इट डज नॉट इंटरफेयर विद द मैनेजरियल अथॉरिटी। जो एक मैनेजमेंट का पावर है उसमें ये इंटरफेयर नहीं करता, बोलता है वो आपका अधिकार है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए मैनेजमेंट किसी को डांट रहा है, किसी का पोस्टिंग यहाँ से वहाँ कर दे रहा है, तो उसमें जेएमसी नहीं कुछ करेगा, वो जानता है कि मैनेजमेंट का अपना पावर है, मैनेजमेंट करेगा। तो ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल कभी भी मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता। ये इंटरफेयर तभी करेगा जब वर्कर और कर्मचारी और मालिक के बीच में विवाद होगा, तभी घुसेगा ये, बाकी किसी भी मैटर पे नहीं घुसेगा। इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग वर्कर। बोलता है कि इससे कर्मचारियों में जिम्मेदारी और अपनापन की भावना विकसित करता है। जेएमसी क्या करता है, कर्मचारी को बताता है कि भाई ये भी संस्था आप ही का है, जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिससे आपका घर चल रहा है, ये संस्था आप ही का है। आप तोड़िएगा तो फिर काम कहाँ कीजिएगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगा। तो सोचिए, तो ये संस्था में बिलोंगिंगनेस, मतलब ये अपनापन विकसित करता है कि भाई ये मेरा अपना है, और साथ ही साथ जिम्मेदारी की, भाई ये जिम्मेदारी है। जैसे हमारे देश के कुछ लोग देखिएगा अचानक आ जाते हैं, रैली में तोड़ फोड़ करने लगते हैं, तो उसको समझाना पड़ेगा कि जिस रेलवे को तोड़ रहे हो वो आप ही के टैक्स के पैसे से बना हुआ रेलवे, और आप अपने टैक्स के पैसे से बने हुए रेलवे को तोड़ रहे हो, तो फिर तो सरकार आपसे ज़्यादा टैक्स वसूलेगी, तो आप ही को ना दर्द होगा। ये समझ अगर लोगों को आ गया तो कोई रेलवे को गुस्सा है, रेलवे को मत तोड़िए, सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि ये संपत्ति आप ही के टैक्स के पैसे से खरीदा गया है। ये समझ पैदा करने का काम जो है वो जेएमसी का है, कि वर्कर के बीच में ये समझ पैदा कर दे। कोई दिक्कत है, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स मस्ट फैक्ट्रीज इंप्लीमेंटेड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। भारत में फैक्ट्री एक्ट 1948 में बना हुआ है। उस समय उस कानून में वर्कर के लिए किस तरह के सुविधा, हेल्थ से संबंधित और सेफ्टी से संबंधित कौन कौन सी सुविधा दी जा रही है, उसके बारे में चर्चा करना है। यानी बोलता है सुनिश्चित कार्य और वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कारखानों को फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत कौन से स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या सुविधा मिल रहा है और सुरक्षा संबंधी क्या क्या सुविधा मिल रहा है। यानी स्वास्थ्य से संबंधित वर्कर को क्या फैसिलिटी और सुरक्षा से संबंधित क्या फैसिलिटी मिल रहा है, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो देखिए, अगर कोई वर्कर काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ पे उसको हेल्थ से संबंधित क्या क्या सुविधाएं कंपनी दे रही है, और साथ ही साथ
जो है सेफ्टी से संबंधित क्या क्या सुविधाएं कंपनी दे रही वर्कर को। तो कंपनी वर्कर को, कंपनी दे नहीं रही है, देना पड़ेगा। फैक्ट्री एक्ट 1948 में लिखा हुआ है कि जो भी वर्कर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसका सेफ्टी और उसका हेल्थ दोनों का ध्यान कंपनी को रखना होगा। उसका सेफ्टी और उसका हेल्थ दोनों का ध्यान कंपनी को रखना होगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी एक्ट जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 में हेल्थ मेजर्स क्या क्या है, कौन कौन सा हेल्थ की सुविधा मिल रही है। तो स्वास्थ्य संबंधी उपाय कंपनी क्या कर रखी है। तो बोलता है फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार कारखानों को श्रमिकों के लिए निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी होती है, यानी हर फैक्ट्री को देना ही पड़ेगा। ये मेहरबानी नहीं, फैक्ट्री का मजबूरी है। कानून बना दिए सरकार कि हर फैक्ट्री को ये सारी सुविधाएं देनी होगी ताकि उसके पास जो काम करने वाले श्रमिक है उसका स्वास्थ्य बढ़िया रह सके। तो क्या क्या सुविधा मिलता है भैया, तो देख लीजिए। सबसे पहले क्लीनिनेस, स्वच्छता। कोई भी फैक्ट्री चले जाएगा, साफ सफाई बहुत जबरदस्त रहेगा। ये कानून बना रखी सरकार कि कोई भी फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर आती है तो उसे अपने कारखाने में साफ सुथरा, सफाई और गंदगी से मुक्त कारखाना रखना होगा। तो सबसे पहला स्वास्थ्य संबंधी सुविधा हो कि जिस जगह पे वर्कर काम कर रहा है उस जगह पे साफ सफाई जबरदस्त होनी चाहिए, ऐसा कानून में लिखा हुआ है, फैक्ट्री एक्ट 1948 के कानून में। लेकिन भैया प्राइवेट कंपनी में तो आपको क्लीनिनेस मिल जाएगा, सरकारी ऑफिस में वही है कि जहां खाया कोनाम थूक दिया, ठीक है, जुबा केसरिया थूकल है, जहां देखो वहीं थूका हुआ है। रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओ, जहां देखो वहीं थूका हुआ है, कचरा बना के रख दिया है। लेकिन सरकारी संस्था में इसका पालन नहीं किया जा रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करता है। उसके यहाँ जब भी घुसेगा साफ सफाई दिखेगा आपको, एकदम क्लीननेस। जैसे कोई स्कूल आप चले जाओ, देखो फैक्ट्री एक्ट वहां लगा हुआ, एकदम साफ सफाई, जहां खाना कोई खा रहा है वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए। दूसरा क्या है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो कचरा है वो कचरा इधर उधर नहीं फेंकाएगा, उसका निपटारा करिए। तो देखिएगा स्कूल वगैरह में या किसी फैक्ट्री में जाएगा तो बड़ा बड़ा डब्बा रखा हुआ है, वो लिखा रहता है यूज मी, हमको यहाँ पे यूज कीजिए। तो उसमें लोग कचरा डस्टबिन में डाल देता है। तो डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जितने गंदे पदार्थ हैं उसको सही से निपटारा जा सके। अगर मान लीजिए हमारी फैक्ट्री में बहुत सारा कचरा हो जाता है, पेपर का काम है या बहुत काम है जो कचरा हो जाता है, तो उस कचरे को कैसे डिस्पोजल करेंगे उसकी व्यवस्था फैक्ट्री में होनी चाहिए। वेंटिलेशन और टेम्परेचर मेजर करने वाला होना चाहिए, वेंटिलेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी ऐसा फैक्ट्री बनाइए ताकि हवा आसानी से उसमें आ सके और जा सके। हवा अगर नहीं आएगा तो अंदर गर्मी ज़्यादा होगा तो लोगों को परेशानी होगी। इसलिए देखिएगा बड़े बड़े फैक्ट्री में वेंटिलेशन फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि हवा वहाँ आसानी से आ जा सके, और टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री तक हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो रहा है, बहुत हीट पैदा कर रहा है, अब 50 डिग्री टेम्परेचर में आदमी कैसे काम करेगा, पसीना पसीना हो जाएगा। इसलिए जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ उसको आपको व्यवस्था देनी होगी। अगर बहुत टेम्परेचर है तो एसी लगाइए ताकि वो टेम्परेचर को कम कर सके और वहाँ लोग आसानी से काम कर सके। तो ये चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि शुद्ध हवा और साफ हवा हमेशा आता रहे। और दूसरा है आपको टेम्परेचर का भी ध्यान रखना होगा। ये सब फैक्ट्री को करना पड़ता है अपने वर्कर के लिए ताकि वो उसका वर्किंग कंडीशन अच्छा रह सके। डस्ट और फर्म्स, बोलता है धूल और धुआं से भी बचना होगा। ऐसा व्यवस्था आपको करना होगा कि ना उसमें धूल जाए जहां वर्कर काम कर रहा है और ना धुआं। अगर कोई धूल वाला जगह है, जैसे खास करके इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहां पे बहुत डस्ट आता है, तो उसको मास्क दीजिए। या बहुत धूल उड़ता है तो देखिएगा वहां पानी का छिड़काव 2-2 घंटा में टैंकर करते रहता है। किसी इंडस्ट्रियल एरिया में मान लीजिए 50 घर है और वहां से हर दिन गाड़ी जा रही है कोयला ले लेके, पूरा उड़ा रहा है डस्ट। अगर आप कंप्लेन कर दीजिएगा ना फैक्ट्री एक्ट में 1948 में, तो उसको क्या करना होता है, वो अगले दिन से देखिएगा टैंकर पानी डालते रहेगा 2-2 घंटा में ताकि वो जगह पूरा भींगा रहे, डस्ट उड़वे नहीं करे। तो हमेशा टैंकर पानी डालता रहता है ताकि डस्ट ना उड़े। तो उसकी व्यवस्था करनी होगी आपको कि डस्ट ना उड़े, धूल ना उड़े और धुआं भी ना हो। इसलिए बोल रहा है धूल और धुएं और गैसों से श्रमिकों की सुरक्षा करनी होगी आपको। आगे क्या, लाइटिंग, प्रॉपर प्रकाश होना चाहिए। जहां भी आप फैक्ट्री बना रहे हैं एकदम प्रॉपर लाइटिंग करवाइए। तो प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। इसलिए देखिएगा कॉर्केट सीट से भी बनता है तो ऊपर में 1-2 ऐसा सीट दे दिया जाता है जो सीधा लाइट नीचे लेकर जाता है ताकि लाइटिंग पूरा होगा। और ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी लिखा रहना चाहिए। जहाँ पीने का पानी वहाँ पेंट करवाइए ताकि काई नहीं हो उसमें। और लिखा रहता है शुद्ध पीने का पानी, भले शुद्ध ना हो लेकिन लिखना जरूरी है, शुद्ध पीने का पानी। आगे सैनिटरी फैसिलिटी, शौचालय की व्यवस्था देनी होगी। पुरुषों के लिए अलग शौचालय, महिलाओं के लिए अलग। बोलता है पुरुष शौचालय अलग होगा और महिला कर्मचारी अगर आपके यहाँ काम करती है तो महिला शौचालय अलग होगा। ये सारी सुविधाएं देनी होती है एक फैक्ट्री को अपने वर्कर के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए। तो स्वास्थ्य के अलावा और देखना है सुरक्षा के लिए क्या क्या फैक्ट्री को देना होता है। तो सुरक्षा के लिए भी फैक्ट्री को बहुत सारी सुविधाएं देनी होती है। तो चलिए देखते हैं कि एक फैक्ट्री को फैक्ट्री एक्ट
के अंदर फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर सुरक्षा से संबंधित क्या क्या सुविधाएं देनी होती, तो भाई सुरक्षा के लिए है कि पहला फेंसिंग ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी है जो खतरनाक हो सकता है तो उसको जाली लगवाइए। जाली इस सेंस में कि कोई घुसे नहीं उसमें, देखिएगा जहाँ मशीन है और खतरनाक मशीन है तो वहाँ जाली लगवा दिया जाता है, ताकि बाई मिस्टेक अगर हम ध्यान नहीं दे और हाथ उठ सटा कभी किधर तो जाली से रुक तो जाएगा, अंदर तो नहीं ना जाएगा। नहीं तो कभी कभी आदमी देखते हैं कि मशीने में घुस गया आदमी। तो इसलिए कोई भी खतरनाक मशीन है तो उसके आसपास में फेंसिंग करवा दीजिए, जाली लगवा दीजिए, ताकि कभी बाई मिस्टेक भी अगर टच होता है किसी साइड में तो जाली में टच हो, मशीन में टच ना हो। तो पहला एक जाली, बोले खतरनाक मशीनों के हिस्सों को ढकिए, जो खतरनाक जगह हो सकता है उसको ढक देना चाहिए। जैसे देखिएगा जहाँ मोटर वोटर लगा रहता है, पंखा उंखा चलता रहता है ना, जनरेटर वनरेटर में देखिएगा उसको ढक देता है। ढक किस सेंस में दे रहा है कि कोई हाथ ना घुसा दे, तो जाली लगवाना जरूरी है। आगे क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, बाल और किशोर श्रमिक को रोजगार में नहीं रखना है, ऐसे लोगों को रखना है जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको नहीं रखना है। नहीं, छोटे बच्चे को खतरनाक मशीनों के पास नहीं रखना है। बोलता है खतरनाक मशीनों के पास उनके कार्य पर रोक है। कोई भी छोटा बच्चा, जैसे 14 साल से नीचे के बच्चे को काम करना मना है, वो नहीं करेगा। 14 साल से कम साल उम्र के बच्चे से अगर आप काम करवाते हैं तो ये बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर है, और इसका केस आपके ऊपर बनेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 14 साल का हो गया और सच में उसके घर में परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, तो वो काम कर सकता है। हम लोग तो जानते हैं कि 18 साल से काम कर सकता है, लेकिन नहीं, नियम है कि 14 साल से ऊपर का लड़का काम कर सकता है, लेकिन खतरनाक मशीन में काम नहीं कर सकता, नॉर्मल काम करेगा। 14 साल से नीचे का लड़का काम ही नहीं करेगा, वो चाइल्ड लेबर हो गया, बाल श्रम हो गया, वहां फंस जाएगा कंपनी सीधा। तो 14 साल से 18 साल का उम्र का लड़का काम करेगा, लेकिन सिंपल काम करेगा, साधारण काम करेगा, खतरनाक काम नहीं करेगा, मशीनों के पास नहीं जाएगा। लेकिन जब वो 18 साल का हो जाएगा तो सब काम करेगा। फिर उसे लोहा पिघलवा दो, कोई दिक्कत नहीं, लोहा फैक्ट्री में काम करता है। लिफ्टिंग मशीन एंड प्रेशर प्लांट, बोलता है कि जो उठाने वाली मशीनें हैं, लिफ्टिंग, जैसे मान ली जमीन के नीचे जाता है और वहाँ काम कर रहा है, या ऊपर में काम कर रहा है लटक के, तो वहाँ जो लिफ्टिंग मशीनरी है उसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि लिफ्ट वहाँ टूटा तो क्या होगा उस आदमी का, लटक के काम करो ऊपर में। तो ऐसे में लिफ्टिंग मशीनरी को हमेशा, बोलता है, नियमित इसका जांच करना चाहिए और रख रखाव करना चाहिए, ताकि मान ली ग्रीस हमेशा डलवाते रही ताकि लिफ्ट टूटे ना। ऐसा ना हो कि पता चला कुछ टूट गया तो आदमी लटका हुआ है, क्या होगा उसका, बताइए। क्रेन के ऊपर लटका हुआ है, लटक के काम कर रहा है, अगर क्रेन का रस्सी टूटा, सही से जांच नहीं होता है, रस्सी टूटा तो आदमी सीधा नीचे जाएगा, क्योंकि तो लटका हुआ है, उसका तो कोई उपाय नहीं, सीधा नीचे जाएगा और डेथ होगा। ऐसे में उन मशीनों की हमेशा जांच होनी चाहिए कि भाई सही है कि नहीं। फायर सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आग लग गया तो सुरक्षा के क्या उपाय हैं, और सारे वर्कर को फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए कि अगर आग लग गया तो कहाँ से आप इसको खोलोगे। पूरा का पूरा आग बुझाने का हम मशीन लगा रखे हैं, और आग अगर लगेगा तो आप मशीन को खोल के उसको बुझाओगे ना, कि भाग जाओगे, तो पूरा इंडस्ट्री जल जाएगा। इसलिए उसका ट्रेनिंग भी प्रॉपर मिलना चाहिए लोगों को। और क्या है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अगर कुछ लगता है कि कोई ऐसा काम है जहां वर्कर को नुकसान हो सकता है तो वो सुरक्षा के उपकरण उसको दीजिए, चाहे मास्क हो, चाहे हाथ में ग्लव्स हो, जो जरूरी, चाहे जूता हो, जो जरूरी है आप उसको जरूर दीजिए। अगर लगता है कि कोई ऐसा चीज़ है जिसमें हो सकता है कि बॉडी पार्ट्स को नुकसान हो सकता है, तो भाई आज के समय में बुलेट प्रूफ जैकेट आता है, वो दीजिए, ताकि उसके बॉडी को नुकसान ना हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ हो सकता है, जैसे माथे में चोट लगने का डर है तो हेलमेट दे रहा है, हाथ में लग रहा है कि कट उठ सकता है तो ग्लव्स दे रहा है। अब कोई गर्म चीज़ को उठाना है तो ऐसा ग्लव्स दिया कि उसमें पिघलेगा ही नहीं, मतलब कोई भी गर्म चीज़ को छू दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा लोहा फैक्ट्री वगैरह में या कहीं ऐसा जगह पे, या कोई ऐसा जगह पे जहाँ कट सकता है हाथ, तो वहाँ पे ग्लव्स दे रहा है। तो ऐसे सुरक्षा उपकरण आपको देने होंगे जो वर्कर के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। वर्कर जैसे कहीं आप आँख को नुकसान पहुंच सकता है, वेल्डिंग का काम है, तो भाई चश्मा दीजिए उसको, ऐसा चश्मा दीजिए जो वेल्डिंग होने से जो लाइट आता है उससे हमारे आंख को नुकसान नहीं पहुंचेगा। कुछ तो दीजिएगा आप सेफ्टी इक्विपमेंट, तो अपने सुरक्षा उपकरण देना होगा, जैसे हेलमेट, दस्ताने, चश्मा, ये सब की व्यवस्था आपको करनी होगी। ये है हमारा हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स। अब इसको इन्फोर्स कैसे करेंगे, लागू कैसे करेगा फैक्ट्री में, तो लागू करने के लिए बोलता है दीज मेजर्स आर इन्फोर्स्ड थ्रू, इन उपायों को निम्न तरीके से लागू किया जा सकता है। तो पहला तरीका क्या हो सकता है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर बना दीजिए, जिसका काम, एक ऑफिसर बना दिए जिसका नाम है फैक्ट्री इंस्पेक्टर। वो जाएगा फैक्ट्री में इंस्पेक्शन करेगा और देखेगा कि यहाँ क्या क्या जरूरत है, उस हिसाब से वो इक्विपमेंट देगा वर्कर को। दूसरा क्या है, पेनाल्टी और पनिशमेंट। अगर किसी फैक्ट्री में ऐसी सुविधा नहीं है तो उसका पेनाल्टी लगेगा, उसको जुर्माना लगेगा, दंड लगेगा। और इसीलिए फैक्ट्री डर से कि सरकारी ऑफिसर आ गया, चेक कर लिया और नहीं पाया मेरा सुरक्षा मानक या स्वास्थ्य मानक, तो हमारे ऊपर केस कर सकता है, हमारे ऊपर क्लेम कर सकता है, हमको पेनाल्टी लगा सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। इसलिए तीसरा है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन रद्द करने का है। बोलता है कि हर कंपनी में
आग बुझाने का यंत्र, सुरक्षा उपाय और स्वास्थ्य उपाय का पंजीकरण में लिखना पड़ेगा कि क्या क्या आप स्वास्थ्य उपाय कर रहे हैं, क्या क्या आप सुरक्षा उपाय कर रहे हैं, ये सब पंजीकरण में लिखना होगा। और सरकार इसके लिए नियम समय समय पर बदलती रहती है, बनाती रहती है। ये सारे नियमों को भी हर फैक्ट्री को मानना पड़ेगा, तभी ये लागू हो सकता है। नहीं, जब तक सरकारें नहीं चाहेगी ये सारे नियम लागू नहीं हो सकते हैं। तो भाई साहब लोग, आज हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यानी अगले लेक्चर में हम लोगों के पास जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आगे तक। 1 से लेके 4 तक का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू लोग।